मेरी आवाज़ आ रही क्या आप सभी को? क्या मेरी आवाज़ क्लियर है? आप कहेंगे यस सर, आपकी आवाज़ क्लियर है तो लेक्चर भी शुरू कर दीजिए। बिल्कुल मेरे भाई, मेरी आवाज़ क्लियर है तो लेक्चर भी शुरू कर दिया जाए। अभी वीडियो नहीं आ रही होगी आपको, अभी वीडियो नहीं आ रही होगी आपको। आज तो वो स्थिति है कि क्या कहा जाए अब आपसे। ये अब आई होप ये भी दिख रहा होगा आप लोगों को, जो ये पीपीटी है, ठीक है। ये पीपीटी भी आप लोगों को दिख ही रहा होगा कि पीपीटी में क्या है, किस तरीके की चीजें हैं। तो आज हम लोग का लेक्चर जो है वो महाजनपद के ऊपर है, उसमें भी मौर्य डायनेस्टी। हम लोग जैन धर्म के साथ साथ फिर इस लेक्चर को भी कवर किए थे, ठीक है ना। तो इस लेक्चर को भी कवर किए थे। अब उसी के बाद से आज का सेशन है, तो उम्मीद करते हैं कि वो सेशन भी अब हम लोग कंक्लूड करेंगे, ठीक है ना। हाँ, मैं लिख करके ही पढ़ाऊंगा। और मैं बता दूं, देखो कल जो हम महाजनपद पढ़ाए थे उसमें यही सब था कि 6वीं शताब्दी में लोहे का विकास हो गया तो फिर एक राज्य दूसरे राज्य के ऊपर हमला करने लगे, इस तरीके की चीजें थी। फिर हमने बताया कि इसमें 16 महाजनपद हुआ करते थे, जिसमें कि मगध सबसे स्ट्रांग था। ये हमने कल आपको बताया था कि मगध इसमें सबसे स्ट्रांग था। फिर उसमें हर्यक वंश, ठीक है ना, उसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट था दैट वाज हर्यंका नहीं, दैट इज हर्यक, ठीक है ना, दैट इज हर्यक वंश। हर्यक, इनका कलर दूसरा लेना पड़ेगा, दैट इज हर्यक वंश। वो सबसे ज्यादा मतलब पहला, ये हम लोग कल पढ़े थे हर्यक डायनेस्टी वगैरह के बारे में। उसके बाद फिर हम लोग पढ़े थे ये हर्यक वंश के बारे में। हमने कल आपको जैन धर्म के लेक्चर के साथ ये बताया था कि उसमें कौन कौन सा शासक था। ये हमने बताया था कल आपको। और फिर हमने ये बताया था कि फिर नागवंश या शिशु नागवंश शुरू हुआ था, जिसके बारे में भी कल हम लोग बात किए थे कि ये इसका फाउंडर था। ये चीजें हम लोग कल किए थे, ठीक है ना, ये चीजें हम लोग कल किए थे। उसके बाद हम लोग ये भी पढ़ लिए थे, ठीक है ना, उसके बाद हम लोग ये भी पढ़ लिए थे नंदवंश। और फिर हमने ये भी पढ़ा था कि नंदवंश का फाउंडर महापद्म नंद था। ये हम लोग कल पढ़ चुके हैं, ठीक है ना। और हमने कल लास्ट बात जो छोड़ी थी वो ये कि घनानंद की हत्या किसने कर दी थी, आपके सिकंदर वो चंद्रगुप्त मौर्य ने, ठीक है ना, चंद्रगुप्त मौर्य ने। और उसके बाद चंद्रगुप्त मौर्य राजा बन गया, ठीक है ना, चंद्रगुप्त मौर्य राजा बन गया। अब एक बार आप बताइए, आपको मेरी वॉइस क्लियर है ना, वीडियो सब क्लियर चल रहा है ना। तो आज हम लोग का जो लेक्चर है वो है मौर्य डायनेस्टी के ऊपर, ठीक है, मौर्य डायनेस्टी के। तो चलो उसी को पढ़ते हैं। और एक बार फिर से आपको बता दें कि ये हिंदी और इंग्लिश में दोनों लिखा हुआ है। इंग्लिश वाले स्टूडेंट्स के लिए ये लाइनें हैं, हिंदी वाले के लिए ये लाइन है। और मैं समझता हूं कि जहां तक आप सभी लोग भारत में हैं तो हिंदी ऑलमोस्ट समझते होंगे। और इस वजह से मैं क्या करने जा रहा हूं कि मैं इसको ब्लैंक पेज पर समझाऊंगा, ठीक है ना। चंद्रगुप्त मौर्य से आज पढ़ाना था और ब्लैंक पेज पे इसको समझाऊंगा। अब ये सारी चीजें देखो इसमें लिखी हुई हैं। अभी थोड़ी देर में मैं बोलूंगा ना कि ये सौराष्ट्र में एक झील का निर्माण करवाया था। तो जो लोग मेरे इंग्लिश के स्टूडेंट हैं वो जान लें कि भैया देखो सब लिखा हुआ है। और बेहतर यही है कि मुझे अब ब्लैंक पेज पे आ जाने दो, ठीक है ना, मुझे अब ब्लैंक पेज पे आ जाने दो। सुषमा भारती कह रही है सर मेरी प्रॉब्लम कोई टीचर नहीं सुनते हैं। तो अपनी प्रॉब्लम को बेटा अड्डा को मेल कर दो, अड्डा के कांटेक्ट नंबर पे कॉल करके बोल दो। और तुम्हारी प्रॉब्लम जैसे अगर मैं अभी बोल दूं ना, बहुत सारे स्टूडेंट होंगे और बहुत माइन्यूट सा कुछ ऐसा होगा। अपना जो भी कोई ऐसा चीज होता है वो मेल कर दिया करिए अड्डा को, ठीक है ना, मेल कर दिया करिए। वहां सपोर्ट की टीम इसीलिए बैठी है। तो ये आपका मैंने कमेंट ऑफ कर दिया, ठीक है। तो कमेंट ऑफ कर दूं, कमेंट ऑफ कर दूं और मैं पढ़ाना शुरू करूं लिख लिख करके, बताइएगा कमेंट ऑफ। चलिए, तो मैं चला अब आपके कमेंट ऑफ करने। और कमेंट ऑफ करके हम लोग अब चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में पढ़ने जा रहे हैं कमेंट ऑफ करके। तो ये सब माइक वाइक थोड़ा एक जगह रख दूं, ठीक है। तो ये आपके कमेंट को मैंने ऑफ कर दिया।
चंद्रगुप्त मौर्य, जिसके बारे में आज का लेक्चर है, बहुत ही इंटरेस्टिंग शासक रहा, जिसने फाउंडर ऑफ मौर्य डायनेस्टी, कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य, इसे हम लोग मौर्य वंश का संस्थापक के रूप में भी जानते हैं। ये व्यक्ति एक विदेशी राइटर है जिसका नाम है इतिहासकार विलियम जोन्स। ये विलियम जोन्स ने, और एक व्यक्ति है जिसका नाम है प्लूटार्क, ठीक है ना, एक व्यक्ति जिसका नाम है प्लूटार्क। प्लूटार्क ने अपनी किताब में चंद्रगुप्त मौर्य को, एक ने सेंड्रोकोटस तो एक ने एंड्रोकोटस कहा है। इसने प्लूटार्क सेज दैट कि विदेशी इतिहासकारों की किताब में एंड्रोकोटस, इसी चंद्रगुप्त मौर्य को इसने, प्लूटार्क नाम के इतिहासकार ने एंड्रोकोटस कहा है, तो विलियम जोन्स नाम के इतिहासकार ने सेंड्रोकोटस कहा है। मतलब चंद्रगुप्त मौर्य के दो अन्य नाम भी हम लोगों को इतिहास में मिलते हैं, एक सेंड्रोकोटस और एक एंड्रोकोटस। जबकि इसका नाम चंद्रगुप्त मौर्य हमें कहां पे प्राप्त होता है? जूनागढ़ अभिलेख में। जूनागढ़, इट इज अ प्लेस नेम। वहां पे जो इंस्क्रिप्शंस, एडिक्ट्स लिखे हुए थे, उसमें हमें इसका नाम, इतिहासकारों को इसका नाम चंद्रगुप्त मौर्य मिलता है। जो कि करीब, जो मैं यहां टाइम लिख रहा हूं इसको नोट करना, ये 298, ठीक है ना, कब शासक बना? तो ये शासक बना 322 में शासक बना, वहां से लेकर के 298 बीसी तक ये शासक बना रहा। कुछ किताब 322-23 भी लिखते हैं, कहते हैं 22 के एंड में था, मतलब 23 के एंड में, तो फिर 22 में। समय इसमें पीछे की तरफ जाता है, बीसी, मैंने पहले दिन बताया था। फिर चंद्रगुप्त मौर्य घनानंद को मार करके किस वंश की नींव रख देता है? मौर्य वंश की। ही वॉज द फाउंडर ऑफ मौर्य डायनेस्टी। ये क्या था? फाउंडर था। ही वॉज द फाउंडर ऑफ मौर्य डायनेस्टी। इसने मौर्य वंश की नींव रखी और कैपिटल, अपनी कैपिटल किस जगह को बनाया? दैट इज पाटलिपुत्र। इसने पाटलिपुत्र को अपनी कैपिटल बना लिया, राजधानी बना लिया। पाटलिपुत्र को राजधानी बनाने के बाद ही वॉज द फर्स्ट रूलर हु रूल ओवर यूनाइटेड भारत। अखंड भारत के ऊपर राज करने वाला पहला शासक, दैट वाज चंद्रगुप्त मौर्य। अगर कभी आपसे क्वेश्चन आवे कि प्राचीन काल का पहला शासक जिसने अखिल भारतीय साम्राज्य, यूनाइट इंडिया, अखंड भारत पर राज किया, दैट इज चंद्रगुप्त मौर्य। इससे पहले के जो शासक थे वो थोड़े थोड़े एरिया पे शासन करते थे, बट इसने भारत के ऑलमोस्ट बड़े हिस्से पर, जिसमें पाकिस्तान, म्यांमार, नेपाल ये सब आते थे, सब पे इसने शासन किया है चंद्रगुप्त मौर्य। जब ये शासक बना और इतने बड़े एरिया पे शासन किया, तब इसकी एक लड़ाई होती है 305 बीसी में। ये जो 305 बीसी में लड़ाई होती है, दैट वाज अगेंस्ट द सेल्यूकस निकेटर, जो कि सेल्यूकस निकेटर वर्सेस चंद्रगुप्त मौर्य। सेल्यूकस निकेटर वर्सेस ये युद्ध होता है चंद्रगुप्त मौर्य के बीच में। चंद्रगुप्त मौर्य जीतता है, सेल्यूकस निकेटर इस युद्ध को हार जाते हैं। युद्ध हारने की वजह से चंद्रगुप्त मौर्य का जो प्रमुख सलाहकार थे वो हुआ करते थे चाणक्य, ठीक है ना, वो चाणक्य हुआ करते थे। तो चाणक्य के कहने पे, एज द कंपनसेशन ऑफ वॉर, युद्ध के हर जाने के रूप में, कंपनसेशन ऑफ वॉर, युद्ध के हर जाने के रूप में, काबुल जो कि कब्जे में था आपके सेल्यूकस निकेटर के, कंधार ये भी कब्जे में था, हेरात ये भी कब्जे में था सेल्यूकस निकेटर के, और मकरान, ये चार प्रांत जिनको कि कंबाइंडली कहा जाता था एरियाना प्रांत, ठीक है ना, एरियाना प्रोविंस। एरियाना प्रोविंस पर कब्जा कर लिया, एरियाना प्रांत पर कब्जा कर लिया किसने? चंद्रगुप्त मौर्य ने। बोला कि देखो सेल्यूकस निकेटर, तुमसे लड़ने में बड़ा पैसे का नुकसान हुआ है, तो कुछ तो लाभ उठाना पड़ेगा, तो तुम ये जो चार एरिया हैं ये मुझे दे दो। अब सेल्यूकस निकेटर तो हार चुका था, दे दिया। साथ ही साथ इसकी लड़की बहुत सुंदर थी, युद्ध के दौरान इसकी लड़की को देखा था चंद्रगुप्त मौर्य ने। कई इतिहासकार कहते हैं तब से ही उसने मूड बना लिया था कि शादी तो इसी लड़की से करनी है। तो सेल्यूकस निकेटर से कहा तुम्हारी जो पुत्री है, तो उसने बोला हाँ हुजूर, हमारी पुत्री का नाम करनेलिया है। बोला यार देखो,
कर्नेलिया या फिर जिसको तुम हेलेना भी कहते हो उससे मेरा विवाह कर दो। तो कर्नेलिया या हेलेना से विवाह। अगर सच कहा जाए तो पहला ओवरसीज अफेयर जो चलाया चंद्रगुप्त मौर्य चलाया। भाई ये क्वेश्चन कभी बनता नहीं है, लेकिन इतिहास में पहला विदेशी लड़की के साथ अफेयर चलाने वाला व्यक्ति भी तो यही हुआ। इससे पहले का कोई शासक याद करो जो विदेशी लड़की के साथ शादी किया हो। भाई सिकंदर के आने के बाद ही विदेशी आक्रमणकारी शुरू हो गए। तो जब विदेशी आने लगे तो फिर हो गया कि भैया चलो अब ये विदेशी लड़की आ गई, अब इससे शादी होगा, अब देसी गई। खैर, तो चंद्रगुप्त मौर्य ने कर्नेलिया और हेलेना से विवाह किया। विवाह करने के बाद सेल्यूकस निकेटर तो चंद्रगुप्त मौर्य के ससुर हो गए। तो चंद्रगुप्त मौर्य ने इनसे सेल्यूकस निकेटर कहे कि यार हमारे ना उधर ग्रीक साइड में, एथेंस साइड में हाथी नहीं है, आप हमें 500 हाथी दे दो जिनकी ब्रीडिंग्स करा करके हम उधर हाथी को भी, एलिफेंट को भी इंट्रोड्यूस करेंगे। तो चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस निकेटर को 500 हाथी का उपहार दिया। ठीक है ना, हाथी का उपहार या गिफ्ट किसने किसको दिया सर? चंद्रगुप्त मौर्य ने दिया टू सेल्यूकस निकेटर। अपने नोट्स में ये सब नोट्स बनाना कि चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस निकेटर को 500 हाथी का गिफ्ट दिया। ठीक है, इसके बाद चंद्रगुप्त मौर्य को अपने जीवन में लगने लगा कि अरे यार मजा नहीं आ रहा है। क्यों मजा नहीं आ रहा है भैया? तुमको अब क्या चाहिए कि तुमको मजा आवे? तो चंद्रगुप्त मौर्य अब युवा हो चुका था, अब उनकी शादी हो चुकी थी। हेलेना का जीवन में प्रवेश हुआ और लड़की ने अपना कर्तव्य निभाना शुरू किया। बोली घूमने जाएंगे। बोला नहीं जाओगी। कहीं क्यों नहीं जाएंगे? कहीं वो बड़े बाबूजी मना किए। कि कौन बड़े बाबूजी? कि उनका नाम चाणक्य है, वो कहते हैं कि कहीं बाहर महारानी नहीं निकलेंगी। महारानी कहीं हमारे उधर, हम बढ़िया अपना सनबाथ लिया करते थे गोवा के बीच जैसा, और तुम यहाँ हमको घर में बैठाए हुए हो, ऐसे नहीं चलेगा। चंद्रगुप्त मौर्य का देखो बात मान जाओ, चाणक्य चाचा बड़े गुस्से वाले हैं, हमको डांट देंगे। तो कहीं यही तुम्हारा चलता है? किस काम के हो तुम राजा कि तुम्हारा कुछ चलता ही नहीं? जो है वो चाणक्य है, चुंडी बांधे पगड़ी बांधे आ जाते हैं, खाना नहीं बनाई हो अभी तक, हल्दी तेल नहीं पीसी कुछ। चंद्रगुप्त मौर्य कहा कि देखो तुम गलत कह रही हो, चाणक्य बहुत योग्य हैं। तो बोली खा की योग्य हैं चाणक्य, तुम मेरी बात मानो। अब भाई पत्नी है, रोज बगल में रह रही है, रोज कान में 4 बात भरेगी, तो एक बात तो कभी क्लिक मारी जाएगा। यही हुआ। चंद्रगुप्त मौर्य को भी उम्र बढ़ने के साथ साथ यह एहसास हुआ कि ये व्यक्ति जो चाणक्य मेरे ऊपर शासन कर रहा है। चाणक्य को कई नाम से जाना जाता है, इसे द्विज शर्म के भी नाम से जाना जाता है, इसे भारत का मैकियालवी, मैकियालवी इटली का बहुत बड़ा समाज सुधारक था। जैसे नहीं भारत का आइंस्टीन, भारत का शेक्सपियर, उसी तरीके से भारत का मैकियालवी भी इसे कहा जाता है, मैकियालवी। और इसे कौटिल्य भी कहा जाता है, कौटिल्य के नाम से भी जाना जाता है, जिसने एक बहुत ही प्रसिद्ध किताब लिखी, दैट वाज अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र किताब लिखी किसने? कौटिल्य ने एक बुक लिखी जिसका नाम था अर्थशास्त्र। यह नीति पे लिखी गई पहली किताब थी। भारत में यदि किसी किताब में जनसंख्या वर्णन मिलता है, प्रथम बार जनसंख्या वर्णन की जनगणना, पॉपुलेशन की जनगणना होगी, तो वो इसी किताब में मिलती है। जनगणना का प्रथम वर्णन, फर्स्ट सेंसस डिस्क्राइब इन अर्थशास्त्र बुक। ठीक है ना, फर्स्ट सेंसस की जनगणना जैसी भी कोई चीज थी। इस किताब में ही एक थियरी मिलती है जिसे कहा जाता है सप्तांग सिद्धांत। सप्तांग सिद्धांत क्या है सर? इस किताब में चाणक्य ने यह लिखा है सप्तांग सिद्धांत में, सप्तांग थियरी में, कि एक राजा के 7 एलिमेंट्स होते हैं। राजा का हाथ राजा के पुलिस वाले होते हैं, राजा का आंख राजा के मंत्री होते हैं, राजा का कान राजा के जासूस होते हैं, राजा का पांव राजा की सबसे मजबूत सेना होती है। ऐसे डिस्क्राइब किया। राजा के 7 अंगों को 7 अलग अलग विभागों से डिस्क्राइब कर दिया। तो दैट इज सप्तांग सिद्धांत। और इसी अर्थशास्त्र किताब को नीति पर लिखी गई प्रथम किताब है। नीति पर प्रथम किताब है जो शासन के आधार पे, नीति के आधार पे लिखी गई है। नीति के आधार पे लिखी गई प्रथम किताब।
तो अर्थशास्त्र किताब की कई वर्णन है। अर्थशास्त्र की एक और खूबी, अर्थशास्त्र किताब में कहीं भी कौटिल्य ने चंद्रगुप्त मौर्य का जिक्र ही नहीं किया है, जबकि किसी राजा, किसी पुरोहित की इतनी औकात नहीं कि वो वर्णन न कर दे, किसका, आपके अपने राजा का। नहीं, कवि ववि को पकड़ के राजा दूतड़ी मारते के भाग यहां से, मेरी बारे में वर्णन ही नहीं किया, भगो यहां से, होता कि नहीं। लेकिन ये चाणक्य था, इसीलिए तो डरता था, तो हेलना भड़काए पीढ़ी रही। खैर, तो इस किताब में चंद्रगुप्त मौर्य का वर्णन नहीं कहीं भी। ये जैसे तो हम लोग को बताया जाता है ना कि अर्थशास्त्र किताब की एक यूनिक फीचर है कि ये पॉलिसी नीति पे लिखी गई भारत की प्रथम किताब है। नहीं, ये सब भी उस किताब की यूनिक फीचर है। अब ये कौटिल्य के कहने पे चंद्रगुप्त मौर्य भड़क गए, ऐसी की तैसी, हेलना, चलो हम लोग टूर पे होके आते हैं, 4 दिन घूम के आते हैं। चाणक्य पूछा, कहां जाओगे तुम, कहां घूमोगे? बोला, हमारा मन, हम कहीं जाकर, चुप, घर में बैठो, राज्य चलाना है, सैनिक भूखमरी चल रही है, दूसरे देश हमला कर रहे हैं, इनको घूमने जाना है, कहीं नहीं जा रहे हो। अब वो दुखी हो गया। इस बीच में चंद्रगुप्त मौर्य की, वहां सूखा पड़ा हुआ था। चंद्रगुप्त मौर्य कहां का शासक था सर? मगध का। इस मगध में क्या पड़ा था? इस मगध में फाइमाइन, ड्रॉट या फिर सूखा पड़ा था। इस सूखे से अब एक राजा के तौर पे इसको अपना धर्म निभाना चाहिए था, लेकिन ये चंद्रगुप्त मौर्य एक जैन संत के चक्कर में पड़ गया, भद्रबाहु के चक्कर में पड़ गया। ये एक जैन संत था, जैन संत के साथ बोला कि हम हिंदू धर्म छोड़ देंगे। चाणक्य बोला, पगला गए हो, मरा जाओगे, काहे हिंदू धर्म छोड़ने की बात कर रहे हो? बोला, नहीं, हमको मजा नहीं आ रहा है। चाणक्य इनको खूब समझाया, जब ही नहीं माने का भगले, अब यहां से निकल लो, यहां से जहां जाना है निकल लो, छोड़ना है हिंदू धर्म छोड़ दो, कौन तुम्हारा हाथ पांव पकड़ेंगे, निकल लो भद्रबाहु के साथ। अब ये चंद्रगुप्त मौर्य भद्रबाहु के साथ कहां निकल लिया? कर्नाटक, मगध, बिहार छोड़ करके, अपनी जनता को सूखाग्रस्त एरिया में छोड़ करके निकल लिया कर्नाटक। कर्नाटक में भी जिस पर्टिकुलर जगह पे गया, दैट इज स्वर्ण बेलगोला। उस स्वर्ण बेलगोला में जाकर के इस चंद्रगुप्त मौर्य ने भद्रबाहु द्वारा जैन धर्म स्वीकार किया, जैन धर्म स्वीकारा, ठीक है ना, ही एक्सेप्टेड जैन धर्म स्वीकारा चंद्रगुप्त मौर्य ने। ये चंद्रगुप्त मौर्य ने जैन धर्म स्वीकार लिया। कहा जाता है, कुछ इतिहासकार ये भी मेंशन करते हैं, तुम लोग एक मूवी देखे थे बाहुबली, जिसमें एक मूर्ति बनाई जाती है बहुत बड़ी सी, वो वाली नहीं जिसको गिराता है, बाहुबली की मूर्ति बनी है, जिसका हर साल, अभी 2018-19 की बात है, नरेंद्र मोदी जी कर्नाटक के स्वर्णबेलगोला में गए थे बाहुबली की मूर्ति का महामस्तकाभिषेक करने, दूध से नहलाने। एक्चुअली कुछ इतिहासकार कहते हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य स्वर्णबेलगोला में जाके जैन धर्म स्वीकार कर लिया, तो बन गया जैन संत। लेकिन यहाँ के जो लोकल लोग थे, उनको विदेशी, जो मतलब बाहरी राज्य के लोग थे, बहुत सताते थे। तो एक दिन चंद्रगुप्त मौर्य जैन संत के रूप में घूम रहा था, तो आ गए 5-1 हजार विदेशी, 3-4 हजार विदेशी टाइप के आ गए, सब सेना उना लेके। तो ये देखा कि यहाँ के लोग बड़े परेशान हैं, तो इसने उनको समझाया, हत्या मत करो, लड़ाई मत करो, यहाँ के लोग को परेशान मत करो। तो वो लोग बोले कि ऐसी की तैसी हम करेंगे। तो अंदर तो इसके राजा बसा था, भले जैन धर्म का ऐसे अपने ओढ़ लिया था, तो बोला, देखो जो कह रहे वो मान जाओ, युद्ध की घोषणा मत करो। वो लोग बोले, तुम जैन संत लड़ने की चेष्टा रखते हो, हमारे ये 10 वीर योद्धा हैं, हरा दो तो जाने। कहा 10 नहीं 100 भेज दो, और अगर हरा दिया तो तुम लोग यहां से सब छोड़ छाड़ के भाग जाओगे। वो बोले ठीक। बस चंद्रगुप्त मौर्य अपना हटाए वस्त्रोस्त्र, जैन धर्म वाला, उठाए तलवार और उठा करके भिड़ गए स्वर्ण बेलगोला में विपक्षी राज्य वालों से, और सबका संहार किया। और फिर वहां के लोकल लोग, जो चंड वंश वहां पे था उस समय, चंड वंश वाले इतना खुश हुए इस जैन संत से कि इसकी मूर्ति बनवाए और इसका नाम रखे बाहुबली, और उसी बाहुबली की मूर्ति का महामस्तकाभिषेक होता है आज भी स्वर्ण बेलगोला में। कुछ इतिहासकार कहते हैं नहीं, वो दूसरा जैन संत था। कुछ इतिहासकार कहते हैं नहीं, वो चंद्रगुप्त मौर्य ही था। नहीं तो जैन संत तलवार चलाना कहां से जाने, जैन अहिंसा में विश्वास करते हैं, लेकिन ये ऐसा व्यक्ति था जो ऑलरेडी तलवार चलाना जानता था।
तो ये यही था जो जैन बन गया था, वहां जाके चुपचाप टहलता था, लॉजिकली कनेक्टेड हो रहा है, समझ रहे हो ना। तो कई इतिहासकार अपनी बुक में क्लेम करते हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य ही बाहुबली था, ये भी जानो। अब तुम पिक्चर वाला बाहुबली से अटैच मत करना, वो भी स्थिति आएगी, ठीक है ना। वो पिक्चर वाले बाहुबली से नहीं, भल्लाल देव और कटप्पा सब मत जोड़ जाड़ देना। खैर, तो ये सारी बातें। अच्छा, इसी चंद्रगुप्त मौर्य के समय, कौटिल्य के समय आया हुआ था वो आपके क्या कहा जाता है, क्या नाम था उसका यार, मेगस्थनीज। तो कौटिल्य तो चालाक आदमी था, उस समय चंद्रगुप्त मौर्य मगध में रहता था। तो पहले चंद्रगुप्त मौर्य के एक पॉइंट और बता दूं, फिर इसी स्वर्ण बेलगोला में चंद्रगुप्त मौर्य ने एक योग किया, सलेखना। सलेखना, सलेखना क्या होता है सर? इट इज अ काइंड ऑफ व्रत या योग, ठीक है ना, व्रत कह लो या योग कह लो, जो जैन धर्म में होता है, जिसमें ईश्वर की प्राप्ति के लिए आप धीरे धीरे करके पहले अन्न छोड़ते हो, फिर फल छोड़ते हो, फिर जल त्याग देते हो, और उसके बाद आपका स्वर्गवास हो जाता है। जैसे अभी विद्यासागर जी महाराज बहुत चर्चा में थे, जैन धर्म के बहुत बड़े विद्वान व्यक्ति थे, संत थे, महात्मा थे। तो सलीखना करके स्वर्ण बेलगोला में 298 बीसी में चंद्रगुप्त मौर्य की डेथ हो जाती है। चंद्रगुप्त मौर्य की जब डेथ हो जाती है, तो उसके बाद, चंद्रगुप्त मौर्य की डेथ के बाद अगला पॉइंट क्या आता है कि उससे पहले, इसके डेथ के पहले की भी एक बात बता दूं कि जब चंद्रगुप्त मौर्य मगध में था, तो चंद्रगुप्त मौर्य को सूचना आती है कि एक मेगस्थनीज नाम का विदेशी यात्री आपसे मिलने आया है। चंद्रगुप्त मौर्य कहता है ठीक है, मिला दो जरा मेगस्थनीज से। तो मेगस्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य से मिलने आ गया। चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में, इन द कोर्ट ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य, मेगस्थनीज के, मेगस्थनीज। हमको लग रहा है ना, जिस हिसाब से हम समझाते हैं ना, इतना लंबा हो जाता है कॉन्सेप्ट वाला पोर्शन। अब आज हम सोचे थे कि महाजनपद खत्म हो जाएगा, नहीं होगा। अब अशोक और गुप्त वंश कल होगा, लेकिन ना मेरा मन में नहीं मानता। हमको लगता है ऐसी कहानी, ऐसा कॉन्सेप्ट सुना दो कि ये सब एकदम पूरा रटा रहे, टीचर बन के निकले इतिहास के। इस चक्कर में हमसे सब गड़बड़ा जाता है। आज सोचे थे कि आज तो अशोक अशोक बौद्ध ये महाजनपद खत्म, लेकिन नहीं होगा, ठीक है। मेगस्थनीज ये आया, अरे यार समझाने में एक मजा भी रहता है। ये आया चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में, बोला हुजूर। चंद्रगुप्त मौर्य बोले हाँ मेगस्थनीज बोलो। बोला हुजूर आप बहुत महान हैं। अब पहले के राजा एकदम खुश हो जाते थे, गजब, हमसे महान तो कोई है ही नहीं है। कहा अरे एकदम बढ़िया बात करो, बैठो बैठो बैठो, कोल्ड ड्रिंक पी लो, कोल्ड ड्रिंक पी लो। फिर चंद मेगस्थनीज बोला हुजूर आप इतना बड़ा क्षेत्र, पूरे विश्व में उतने बड़े क्षेत्र पे कोई राजा नहीं है। चंद्रगुप्त मौर्य बोले अरे इनके लिए कटहल की सब्जी और पूरी की व्यवस्था करो, खा ले मेगस्थनीज कुछ। फिर मेगस्थनीज बोला हुजूर खाना पीना तो होता रहेगा, अगर आपका आदेश हो तो एक बात कहें। चंद्रगुप्त मौर्य बोला कहो। बोला हम आपके जीवन पे एक किताब लिखना चाहते हैं। ये तो चंद्रगुप्त मौर्य का दर्द था। दर्द क्या था कि देखो, जो इनका खुद का दरबारी मंत्री था जिसने अर्थशास्त्र लिखी थी, उस अर्थशास्त्र में चंद्रगुप्त मौर्य का एक को जगह जिक्र नहीं था। तो चंद्रगुप्त मौर्य चाणक्य की तरफ देख के देखे, विदेशी तक मेरे ऊपर किताब लिखना चाह रहे हैं, और तुम मेरे दरबार में बैठे हो, अपनी किताब में मेरे बारे में नहीं लिखे। चंद्रगुप्त मौर्य बोला क्यों नहीं, क्यों नहीं, लिखिए लिखिए। तो ये बोला कि हुजूर सुनिए, हम जो किताब लिखेंगे उसका नाम होगा इंडिका। आपके इंडिया के नाम पे उस किताब का नाम होगा इंडिका, और उसका सबसे महान शासक आपको दिखाया जाएगा। लेकिन महानता दिखाने के लिए आपके पास घोड़े कितने हैं, हाथी कितने हैं, सैनिक कितने हैं, क्षेत्र कितने हैं, सुरक्षा कितनी है, प्रशासन कितनी है, जनसंख्या कितनी है, धन कितना है, ये सब उस किताब में रहेगा। चंद्रगुप्त मौर्य कहा जाओ ऐस करो, पूरा लिख दो इस किताब में कि मेरे पास क्या क्या है। चाणक्य गेट पे ऐसे करके खड़ा था अपना आराम से। जब मेगस्थनीज निकले कि अब तो मैं किताब लिखूंगा, चाणक्य इधर 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 इधर, काहे किताब लिखोगे? तो बोला इनकी जो वाइफ हेलना है ना, हमारी रिश्तेदार है, हम विदेशी हैं। तो बोला एक थप्पड़ मारेंगे घूम जाओगे यहीं पे, किताब लिखोगे। फिर तब तक चंद्रगुप्त मौर्य, ए चाणक्य उसको क्यों डिस्टर्ब कर रहे हो? बोला इधर आओ इधर आओ। चाणक्य इनको भी बुलाया, कहा पागल हुए हो? अभी तुमको याद नहीं है कि कुछ ही दिन पहले की बात है, तुम्हारे राजा बनने से 4 साल पहले 326 बीसी में एक विदेशी आया था जिसका नाम था सिकंदर,
अब वो सिकंदर पोरस के खिलाफ लड़ाई लड़ा था। अलग की बात है कि युद्ध का बहुत बड़ा निर्णय नहीं निकला, लेकिन लगभग ये जीत ही गया था। तो ये जीतने की स्थिति में कैसे आया? ये सबकी पोल पट्टी, सबकी बात जान लेता था। तो ये जब अपनी किताब लिखेगा और उसमें ये लिखेगा कि तुम्हारे पास 3 लाख पैदल, 4 लाख घुड़सवार हैं, तो कोई विदेशी पूरा आकलन कर लेगा। अब फिर जब तुम्हारे ऊपर हमला होगा ना, तो रोते रोते फिरोगे। चंद्रगुप्त मौर्य कहा, चाचा ये तो हम सोचे ही नहीं। क्या बस अब चूंकि तुम राजा हो और तुमने जबान दे दिया है किताब लिखी जाएगी, तो ठीक है, इससे कहो कि ये राज्य के बाहर इसका हम गेस्ट रूम बनवाएंगे, वहां पे ये रुकेगा और मैं जो बोलूंगा वो किताब में लिखा जाएगा। चंद्रगुप्त मौर्य बोला एज यू विश। चंद्रगुप्त मौर्य इसको बोला, सुनिए हम आपके लिए एक आदमी लगा दिए हैं, चाणक्य चाचा को। चाणक्य चाचा जो बोलेंगे आप इंडिका में लिखिएगा। मेगास्थनीज बोला कि हाँ, लेकिन मैं घूम घूम के वो चीज देखूंगा भी, कहीं चाणक्य गलत ना बता दें। ये बोला कि ठीक है घूमे। अगले दिन चाणक्य के साथ मेगास्थनीज घूमते हुए देखे कि एक जगह एक आदमी को पटक पटक के 4-6 ठो मार रहे थे। तो पूछा ये क्या हो रहा है, व्हाट इज दिस, व्हाट इज दिस? चाणक्य बोला नथिंग। ये एक चोर व्यक्ति था जिसने गलती कर दी। ये हमारे प्रशासनिक अधिकारी हैं जो इसको पीट रहे हैं। तो ये चोरी करोगे तो सजा मिलेगी भारत में। तो इसने बोला अच्छा, मतलब आपके यहाँ पुलिस जैसी व्यवस्था है? बोला हाँ। फिर आगे बढ़ा, देखा कि 20 आदमी धान गेहूं लगा रहे हैं, धान खेत में डूब के, और एक आदमी छाता लिए अपना मस्त ऐसे करके वो वाला काम करो, वो वाला काम करो। बोला व्हाट इज दिस, ये क्या हो रहा है यहाँ पे, बेरोजगारी? बोला पागल हो, ये हमारे कृषि मंत्री हैं और ये हमारे एग्रीकल्चर एम्प्लॉई हैं, ये हमारा एक डिपार्टमेंट है, कोई बेरोजगार नहीं है भारत में। तो इसने लिखा ओके, तो भारत में बेरोजगारी नहीं है, ठीक है ना, बेरोजगारी नहीं है। आगे बढ़ा, देखा 4 लोग बैठ के जुआ खेल रहे हैं, मार ताश पे ताश पटके हुए हैं, इक्का बेगम गुलाम हो रहा है। बोला व्हाट इज दिस, एकदम फर्जी टाइप का काम हो रहा है। बोला दैट पागल हो तुम, ये जो 7 लोग बैठे हैं ये लोग भविष्य वक्ता हैं, टेरो कार्ड देख रहे हैं, जैसे तुम्हारे यूरोप में नहीं होता टेरो कार्ड देखते हैं, भविष्य बताते हैं कार्ड देख देख के, ये वही कर रहे हैं। कोई जुआ नहीं खेला। चाणक्य उठो भागो यहाँ से सब लोग, चलो 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 चलो। तो बोला ओ, मतलब तुम्हारे यहाँ दर्शन शास्त्र भी मौजूद है? बोला एकदम, दर्शन शास्त्र भी हमारे यहाँ मौजूद है। ऐसे कर करके चाणक्य ने इनको प्रूफ कर दिया कि भारत में कोई बेरोजगार नहीं है, भारत में एकदम पुलिस व्यवस्था और सब एकदम गलत गलत इंफॉर्मेशन दिया। और वही गलत इंफॉर्मेशन इस इंडिका में लिखी हुई है। इस इंडिका की 2 बातें, भारत में बेरोजगारी नहीं है, ये इंडिका में लिखी है। भारत 7 उपवर्गों में बटा है, 7 उपवर्गों में बटा है, ये इंडिका में लिखा है। जबकि न उस समय भारत में गुलामी नहीं है, नौकरपन नहीं है, गुलामी या दास्ता जिसे आप स्लेवरी सिस्टम कहते हो, जबकि भारत में गुलामी तो चौचक उस समय थी ना। लेकिन चाणक्य का दिमाग था, सब गलत इंफॉर्मेशन दिया। आई गलत इंफॉर्मेशन ले जा करके चंद्रगुप्त मौर्य के फिर उधर फैला दिए, किधर, सेल्यूकस निकेटर को पकड़ा दिए। गुरु ये स्थिति है, सेल्यूकस निकेटर चढ़ गए कि अब हम हमला करेंगे तो इनको हरा देंगे। 305 बीसी में युद्ध हुआ, समझ रहे हो, बस पलट दिया चंद्रगुप्त मौर्य सेल्यूकस निकेटर को। तो जब इतिहास को पूरा जोड़ के पढ़ोगे ना, कभी भूलबे नहीं करोगे। और नहीं तो फिर ठीक है, फिर तो पीडीएफ यहां मौजूद है, गुरुजी अंग्रेजी में लिख दीजिए, ये लीजिए अंग्रेजी में, भैया है अंग्रेजी हिंदी में। फिर चंद्रगुप्त की जब 298 में मृत्यु हुई, तो उसके बाद उसका लड़का बिंदुसार राजा बना, ठीक है ना। फिर उसके बाद उसका लड़का बिंदुसार राजा बना। यहां तक सभी को क्लियर हुआ चंद्रगुप्त मौर्य से, ठीक है ना, सभी को क्लियर हो गया चंद्रगुप्त मौर्य। अगर आप 111 कमेंट करेंगे तो एक बिंदुसार आज पढ़ा दूं, कल पढ़ाऊंगा अशोक, एक दिन में उतना ही जितना कि मजा आया कि नहीं। देखो हम जानबूझ करके पूरा कहानी, पूरा कॉन्सेप्ट झोंके रहते हैं कि तुम लोग एकदम रट जाना चाहिए, तुम लोग क्लास में जाओ तो एकदम पढ़ा दो किसी को। लेकिन आज तुम लोग को एक बात बताएं, आज हम आए और अपनी, हम ईमानदारी से बताएं तो कार है मेरे पास, लेकिन मैं चलाता नहीं हूँ कि 2 रेड लाइट आना है, कौन चलावे 1 किलोमीटर, तो स्कूटी से आते हैं। स्कूटी 2 बजने में जब 3 मिनट बाकी था तो नीचे खड़ा किया, हम सोचे लिफ्ट तो होगा ही, ऊपर जाएंगे 2 बजे क्लास शुरू कर देंगे। सारी लिफ्ट बंद थी। फिर भाई वो जो मेरे को 7 फ्लोर सीढ़ी चढ़ के आना पड़ा और हांफते हांफते कुत्ते वाली स्थिति बन गई थी। फिर आए, सोचे कि आज पढ़ाई नहीं करेंगे, एकदम आज मूड नहीं हो रहा है यार, 7 फ्लोर दौड़ते दौड़ते चढ़ के आओ
उसमें यहाँ आओ तो लड़के लिखते रहते हैं सर 2:02 हो गया। आप अब आपको क्या परिस्थिति पता है कि हम किस परिस्थिति में हैं? तो वही सब गड़बड़ा जाता है। चंद्रगुप्त मौर्य जब कर्नाटक चले गए थे उस समय चाणक्य के शासन को संभाल रहा था, इनके लड़के को राजा बना दिया था इनको। ठीक है ना? चलो आओ अब इनको जरा पढ़ लेते हैं। नहीं नहीं अब आ जाओ, आज एक राजा और पढ़ लिया जाए, बस इनको एक राजा और पढ़ लिया जाए, बिंदुसार। कल अशोक, क्योंकि अशोक बहुत लंबा चौड़ा है। कल अशोक और गुप्त वंश, कल एंशिएंट हिस्ट्री खत्म हो जाएगी। ठीक है, चंद्रगुप्त के बाद उनका लड़का राजा बना बिंदुसार। बिंदुसार को इतिहास में कई नाम से जाना गया, जैसे इसको वारीसार भी कहा गया। अरे गड़बड़ा गया, रुको। इसको बिंदुसार को एक और नाम से यहीं पे लिख दे रहा हूं ताकि तुम लोग के नोट्स बनाने में आसान हो जाए। वारीसार भी कहा गया है। बिंदुसार को मेरे दोस्त भद्रसार भी कहा गया है। और जैन ग्रंथों में बिंदुसार को सिंहसेन भी कहा गया है। ठीक है ना? और सबसे फेमस नाम इसका था अमित्रघात या फिर एमेट्रिकोटस। एमेट्रिकोटस मतलब कि जो शत्रुओं का नाश कर दे। तो इस व्यक्ति के कई नाम हुए, इस व्यक्ति के कई नाम हुए, वारीसार, भद्रसार, सिंहसेन, अमित्रघात। फिर ये राजा बन गया। जब ये राजा बना तो तक्षशिला साइड विद्रोह हुआ। जब विद्रोह हुआ तो सर बस इतना देर, 5 मिनट विद्रोह चलेगा सर, 8 मिनट तो सर चलना ही पड़ेगा, आप देखिए। हाँ, 1 सेकेंड, अक्षय अवस्थी सर आए, ये कुछ ज्ञान देना चाह रहे हैं हमें। सर बताइए, आदेश करिए। ये अक्षय अवस्थी सर थे, आज इनका हम फोन नहीं उठाए तो कह रहे हैं यार जब तुमको फोन करते हैं तो फोन क्या नहीं उठाते हो। तो हम बोले सर नहीं उठा पाए, तो एक आध दिन कुर्सी उठा के सर पे मार देंगे, उसी दिन से उठाना। अरे उस दिन तो हम लेट जाएंगे ना, हम खुद नहीं उठ पाएंगे तो फोन कहां से उठाएंगे। तो चलिए आइए, वारीसार, भद्रसार, सिंहसेन, ये सब इस बिंदुसार का नाम। जो एग्जाम में ज्यादा आता है वो ये वाला अमित्रघात किसे कहा जाता है। तो जब ये शासन कर रहा था तो ये इसका ज्येष्ठ पुत्र सुमना या सुसीम, ठीक है ना, सुसीम, इसको इसने भेजा कि जाओ तक्षशिला के साइड मेरे खिलाफ विद्रोह हो गया, उसको दबा दो। तो सुसीम गया लेकिन दबा नहीं पाया उस रिवोल्ट को। तब इस बिंदुसार ने अपने दूसरे योग्य लड़के को, जिसका नाम अशोक था, वो उस समय अपने इसके इसके 5 लड़के थे कई ग्रंथों के अनुसार, और कुछ ग्रंथ कहते हैं इसके 99 पुत्र थे। पता नहीं कहां से 99 पुत्र है ससुर, लेकिन ये बात समझ में नहीं। खैर हम 5 वाले पे एग्री कर जाते, 99 कैसे लड़की लड़का हो जाएंगे यार। कुछ अब दिमाग लगा रहे होंगे हमारे स्टूडेंट, काहे नहीं हो सकते हैं सर, काहे नहीं हो सकते हैं, हटाओ तुम्हारे हिसाब से। तो जब सुसीम जो इसका लड़का था, जब वो विद्रोह को नहीं दबा पाया, कहां, तक्षशिला वाला, तब इसने अपने लड़के अशोक को भेजा कि अशोक बेटा अब तुम जाओ, हैं। तो अशोक गए, अशोक ने तक्षशिला का विद्रोह दबा दिया। तो ये अच्छा, अशोक कहां से गए, तो उज्जैन से, अवंतिका से। उस समय उज्जैन को अवंतिका कहा जाता था। यही आधुनिक समय में उज्जैन है जहां महाकालेश्वर मंदिर है मध्य प्रदेश में। तो उज्जैन से तक्षशिला पाकिस्तान साइड गया अशोक, अपने पापा बिंदुसार की बात मान के, और तक्षशिला के रिवोल्ट को, विद्रोह को दबा दिया। तो बिंदुसार खुश, बोला बेटा तुम अवंती के तो इस समय गवर्नर हो, राज्यपाल हो, हम तुमको तक्षशिला का भी राज्यपाल बनाए। अब एसएससी में क्वेश्चन आया कि जिस समय अशोक ने तक्षशिला का विद्रोह दबाया या वो जब शासक बना, उस समय वो मूल रूप से कहां का राज्यपाल था, अवंती या उज्जैन का। और तुम लोग एक मूवी देखे हो ना, वो वाली तुम लोग मूवी देखे होगे, कौन सी, बाहुबली, जो आया था भल्लाल देव वाला। उसमें तुम लोग एक नाम सुने होगे, माहिष्मती। माहिष्मती, ये जो अवंती है ना मेरे भाई, ये जो अवंती है ना, इसी का उत्तरी भाग का जो राजधानी था वो अवंतिका था। वो अवंतिका था, और इसी अवंती का जो साउथ की राजधानी थी वो माहिष्मती थी। तो ऐसा नहीं है कि उस मूवी में सब फेक दिखाया है, क्योंकि वो मूवी है तो थोड़ा बहुत बढ़ा चढ़ा के जरूर दिखाया है, लेकिन माहिष्मती जगह हुआ करता था, बाहुबली हुआ करता था। अब कुछ मन में सोच रहे होंगे सर कटप्पा और भल्लाल देव थे ही, उसी में सब चल रहा था और क्या।
तो अब अशोक से बिंदुसार बड़ा खुश हुआ और अशोक को बोला कि भैया अब तुम रहोगे राज्यपाल। फिर अशोक कुछ दिन, ये बिंदुसार कुछ दिन शासन किया, तो ग्रीक के राजा से कहा कि सुनो, थोड़ा सा अपने यहां से शराब भिजवा दो यार, पार्टी उर्टी में काम आएगा। सूखे अंजीर मतलब काजू किशमिश भिजवा दो, हम राजा आदमी है, खाएंगे तो मजबूत रहेंगे। और एक सोफिस्ट मतलब यहाँ पे दार्शनिक, फिलोसफर, एक दार्शनिक को भेज दो। तो जो यूनान या ग्रीक का राजा था उसने दार्शनिक नहीं भेजा। सोफिस्ट मतलब दार्शनिक, दार्शनिक यहां दार्शनिक वर्ड होगा, फिलोसफर। दार्शनिक को भेजने से इनकार कर दिया, कहा तुम शराब पियो, काजू किशमिश खाओ, लेकिन ज्ञान तुम भारतीयों को हम नहीं देंगे। तो बिंदुसार कहा ठीक है, नहीं दिए तो नहीं दिए, कोई बात नहीं। इस बिंदुसार के दरबार में आगे चल के, अब जैसा बाप होता है वैसा पुत्र में कुछ ना कुछ क्वालिटी तो जरूर आती है। अब इस हिसाब से बिंदुसार ने आजीवक संप्रदाय का, इनके पिता जो चंद्रगुप्त मौर्य थे वो जैन धर्म फॉलो करने लगे थे, तो बिंदुसार भी हिंदू धर्म छोड़ करके आजीवक संप्रदाय को फॉलो करने लगे। ये आजीवक संप्रदाय का जो फाउंडर था उसका नाम था मक्खली घोषाल। इसका नाम हुआ करता था मक्खली घोषाल, ठीक है ना, मक्खली घोषाल। जैसे बौद्ध धर्म के गौतम बुद्ध, जैन धर्म के आदिनाथ जी या ऋषभ देव जी, उसी तरह आजीवक संप्रदाय का फाउंडर मक्खली घोषाल। फिर उसके बाद बिंदुसार की मृत्यु बहुत जल्द हो जाती है 272 बीसी में। इनसे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट कोई क्वेश्चन नहीं बनता है, ठीक है ना। और इनके समय में एक विदेशी यात्री भारत आया था, उसका नाम याद रखना, डायमेकस। डायमेकस ये एक विदेशी यात्री था जो बिंदुसार के समय आया था, याद रखना, नोट्स में लिख लेना जब बनाना तो, कि डायमेकस नामक विदेशी यात्री केम इनटू द कोर्ट ऑफ बिंदुसार, बिंदुसार के दरबार में आया था। फिर ये मरमरा जाते हैं, खत्म। इनका लड़का राजा बनता है अशोक। अशोक, और देखो कितना सुंदर है ना, हाँ बनता था, रोज फेशियल करवा के आता था। जो इसको सुंदर नहीं कहती थी, इसकी जो राज्य की लड़कियां होती थी जो इसके सेवा में लगे, उनको उठा के गंगा जी में फेंकवा देता था, मतलब नदी में। अपने को शुरू में बहुत क्रूर था, इसको अपने सुंदरता पे बहुत नाज रहा करता था कि मैं बहुत सुंदर हूं, इसीलिए अपने आप का एक नाम ये रखा था, देव नाम प्रियदर्शी, कि मैं देवताओं के नाम के जैसा प्रियदर्शी, प्रिय दिखने वाला हूं। और रोज अपने नौकरानियों से पूछता था आज मैं कैसा लग रहा हूं, नहा धो के जब निकलता था तो सब मान लो कोनो बोल ठीक नहीं लग रही, इसका गला काट के फ्राई कर दो तो गला काट के फ्राई करवा देता था। इसीलिए इसने अपने आप को देव नाम प्रियदर्शी कहा, कि मैं देवताओं के नाम जैसा प्रियदर्शी हूं दिखने में, और तुम मुझे सुंदर नहीं कह रही हो। और इसकी अपने को सुंदर मानता था। फिर बीच में कलिंग का युद्ध लड़ा, फिर इसका दिल बदल गया, साधु संत हो गया, बौद्ध धर्म को स्वीकार कर लिया था ना अशोक। फिर जब एक बार 50-60 साल का हुआ, फिर इसके अंदर का जोश बाहर आया। इस जब 50-60 साल का हुआ, अशोक इतना महान सम्राट बाद में हुआ, शुरू में बहुत नालायक था शुरुआती दिनों में। फिर बौद्ध धर्म स्वीकार करने के बाद बहुत महान शासक बना, चक्रवर्ती सम्राट अशोक बन गया। लेकिन फिर ओल्ड में एज में जाते जाते गड़बड़ा गया। सर कैसे गड़बड़ा गया, इतना महान आदमी कैसे गड़बड़ा गया सर? चलिए शुरुआती दिनों में खराब था, लेकिन ज्ञान मिल गया तो अच्छा हो गया। बौद्ध धर्म गड़बड़ा कैसे गया? बाबू भैया लड़की का चक्कर। 50-60 साल की एज में इनको एक तुस्य रक्षिता नाम की लड़की से प्यार हुआ, जो 20-25 साल की थी। उसको उठा लाए अपने राज्य में, ये तुस्य रक्षिता को अशोक। तुस्य रक्षिता आई तो अशोक तो खुद 60 साल के थे, वो लड़की 24-25 साल की। उस लड़की की निगाह पड़ी अशोक के लड़के कुणाल पे। अशोक का लड़का कुणाल खुद 24-25 साल का। देखो ये मौर्य वंश बर्बाद कैसे हुआ, लड़की का चक्कर बाबू भैया। फिर वो जाके कुणाल से बोली आई लव यू। बोला है तुम पापा की गर्लफ्रेंड हो, तुम ऐसे कैसे हमको बोल दी? तो वो बोली कि नहीं नहीं, तुम्हारे पापा 60 साल के, देखो ये वो ठीक नहीं है। बोला है पागल मत बनो, समझ रही हो तुम, पापा के साथ रहो। लेकिन कुणाल अपने बाप की बहुत बात मानता था। अब तुझसे रक्षिता को ये बात बुरी लग गई, कहीं ऐसी की तैसी मौर्य वंश की, लंका लगा दूंगी। इनका एक लड़का महेंद्र, वो बौद्ध धर्म स्वीकार करके श्रीलंका साइड निकल गया अपनी बहन संघमित्रा को लेकर के कि चलो बौद्ध धर्म का प्रचार करें। एक लड़का इनका कुणाल, जो कि योग्य था, तुझसे रक्षिता का जब वो प्रेम पत्र नहीं स्वीकार किया तो तुझसे रक्षिता ने उसके आंख फोड़वा दिए धोखे से।
कुणाल के दोनों आंख फोड़वा दी, लड़की का बदला, मेरा इंतकाम देखोगे। कुणाल चले गए। कुणाल की वाइफ से कुणाल को एक बच्चा था जिसका नाम था दशरथ। तो अशोक के मरने के बाद अशोक का पोता राजा बना था दशरथ। कुणाल और महेंद्र नहीं बने थे। कभी सोचो कि अशोक के बाद अशोक का उत्तराधिकारी अशोक का पोता क्यों बना, अशोक के लड़के क्यों नहीं बने। तो सुरक्षिता के चक्कर में देखे एक लड़की नचा के रख दी, चक्रवर्ती सम्राट अशोक को उठा के पटक दी। हाँ, सबकी वाली यही कहती है, सबके वाले यही कहते हैं हम उन लोग जैसे नहीं हैं। लेकिन नहीं, सब एक जैसे हैं, ये बात तुम मान लेना मेरी, ठीक है ना। तुम लोग को सुनने को मिलता होगा ना, बात तुम अपने सर के बात में आ गई, हम उनके जैसे नहीं हैं। या कोनो लड़की भी लड़के कहते होंगे हैं। तो आपके कमेंट ओपन है। हंसी मजाक से अलग, अशोक को हम लोग कल पढ़ा जाएगा, ठीक है ना। अशोक से हम लोग कल पढ़ा जाएगा, ठीक है। चलो, तो ये तो हो गया भैया, अशोक के बारे में कल पढ़ा जाएगा। तो आज के लिए टाटा बाय बाय, फिर कल मुलाकात किया जाएगा 2 बजे, ठीक है ना। चलो बाय बाय, ठीक है ना। नोट्स बना लेना, ये वाला आज पीडीएफ दे दे रहे हैं, ये वाला आज पीडीएफ दे दे रहे हैं, ठीक है। चलो, जय हिंद जय भारत। नोट्स अच्छे से बनाना, ठीक है, बाय बाय। चलो, और यार फीडबैक दे के जाया करो यार, तुम लोग को याद करवाने के लिए ना कई किताबों के नोट्स एक जगह इकट्ठा कर देता हूं लिख लिख करके। तो आपसे भी मैं एक उम्मीद रखता हूं कि यदि मैं पूरे मन और दिल से आपको समझाने के लिए हर कला का उपयोग करता हूं, तो आपसे मुझे फीडबैक तो चाहिए कि यार मैं कैसा पढ़ाता हूं, ठीक है ना। 5 स्टार का मतलब होता है सबसे अच्छा, तो 5 स्टार दिया करो, ठीक है। जय हिंद जय भारत। आपके माता पिता को प्रणाम, आपको बाय बाय।